Hello students. Okay, so this time we have just simply topic law of chemical combination. In the last class we have just studied three laws, that is law of conservation of mass, law of definite proportions as well as law of multiple proportions. So here we will just start from the fourth law, that is law of reciprocal proportions or equivalent proportions as well as Gay-Lussac's law of gaseous volumes, and the sixth one is Avogadro hypothesis or Avogadro law. Okay, so we will start from the fourth law, that is law of reciprocal proportion. ओके, सो अब यहाँ से आपके पास समझ में आ रहा होगा ये कंडीशन क्या बोलेगी, रेसिप्रोकल. अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, क्लियर. तो इसका एक दूसरा नाम भी होता है, क्या बोलते हैं उसको हम, इक्विवेलेंट. इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझते हैं एक्चुअल में क्या कंडीशन है. लिखिएगा, व्हेन थ्री एलिमेंट्स A, B, C combine या mutually combine to form binary compounds compound such as AB, BC and Ca, then the mass ratio of B and C when they combine together is a simple multiple of mass ratio of B and C in which they combine separately with a fixed mass of A. क्लियर. बोलो सर बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिख दिया आपने. क्लियर. अभी खैर इसको देखते हैं ज़रा, इनिशियली थोड़ा सा हम इसको बाद में रीड आउट करेंगे. अभी हमारा मेन टारगेट क्या, थोड़ा सा एक देख लो कि ये तो पता है आपके पास कि कमते एलिमेंट्स कितने लिए, 3. तो हमने बोला था आपके पास कि लॉज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. तो पहला वाला तो मास देखना था, दूसरे वाले में आपके पास केवल एक ही कंपाउंड के अंदर हो रहा था, क्लियर, जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन था. और तीसरा वाला मल्टीपल वाले में क्या था, जिसमें आपके पास 2 कंपाउंड थे. क्लियर. ये तो हमने पढ़ा हुआ था ना कि 2 कंपाउंड है तो आपका क्या हो जाएगा, मल्टीपल. एक होगा तो क्या हो जाएगा, डेफिनेट. और ये आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन. ये हमने पढ़ाया था. ओके, तो आप बोलो सर हमने तो पढ़ा नहीं. तो यदि नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं, वहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा पार्ट 1 का, जहाँ पर 3 लॉ आपको पढ़ाए गए थे. क्लियर. तो पहले आप उसको देख सकते हैं. तो ये 3 आपके पास एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, A, B और C. म्यूचुअली का मतलब क्या है, एक दूसरे के साथ की, मतलब A B के साथ, B वाला C के साथ और फिर C वाला आपका A के साथ. तो दैट मीन्स आपस में तीनों क्या हो गया, कंबाइन हो गया. तो उसको बोलते हैं म्यूचुअली कंबाइन टू फॉर्म बाइनरी. बाइनरी का हमने बताया था कैसे कंपाउंड जिसमें क्या हो, 2 एलिमेंट्स हो, सच एज AB. 2 एलिमेंट्स हैं, एक A और एक B. BC में तो भी 2 एलिमेंट है, CA में भी 2 एलिमेंट है. देन द मास रेशियो ऑफ B एंड C व्हेन दे कंबाइन टुगेदर, जब वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, इज अ simple multiple of mass ratio of B and C in which they combine separately with a fixed mass of A. क्लियर. अभी देखते हैं जरा इसको एग्जांपल के थ्रू. जैसे सपोज करें हम 3 एलिमेंट्स ले लिए, हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन लिखी हुई है. हमने ले लिया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तो अब यदि हम देखें कार्बन और हाइड्रोजन से एक छोटा सा कंपाउंड जो आपने देखा हो, यस, CH4. ओके, मीथेन. यदि आपसे बोला जाए CO, तो बोलो सर ये तो बहुत ईजी है, CO2 लिख दो, CO लिख लो, कुछ भी लिख दो. HO से आप देख लो, H2. क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक. तो यदि आप CH4 में देखना चाहो तो CH4 में कार्बन कितना है, 12, और हाइड्रोजन एक होता है. टोटल 4 एटम्स है, 12/4. यदि आप यहाँ पर देखना चाहो CO2 में, क्लियर, तो CO2 में आपके पास कार्बन 12 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 32, क्योंकि 2 एटम्स हैं. क्लियर. और H2O में यदि आप देखना चाहो तो ये आपका 2 हो गया
और ये आपका ऑक्सीजन कितना हो गया 16 हो गया। तो उसमें क्या बोला गया है कि इसको ए लेट कर लो, ये हो गया बी, ये हो गया सी, क्लियर। तो मतलब बी और सी, जो बी और सी का रेशियो होगा, लॉजिक समझिएगा, देन द मास रेशियो ऑफ बी एंड सी व्हेन दे कंबाइन टुगेदर इज द सिंपल मल्टीपल ऑफ रेशियो ऑफ बी एंड सी। तो मतलब दोनों ही केसेस में रेशियो किसका है, बी एंड सी का। एक केस वो है जिसमें वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, क्लियर, कि मतलब पहले बी ए के साथ कंबाइन हो रहा है, फिर आपका जो सी है वो ए के साथ कंबाइन हो रहा है, बाद में बी और सी दोनों एक साथ कंबाइन हो रहे हैं, क्लियर। तो जब एक साथ कंबाइन हो रहा है उस समय जो रेशियो है, और जो अलग अलग कंबाइन हो रहे हैं उस समय जो रेशियो है। जब अलग अलग कंबाइन होंगे तो आपको याद रखना है कि इसका अमाउंट फिक्स होना चाहिए, इसका फिक्स अमाउंट इन दोनों के साथ कंबाइन होगा, तो उस समय देखना है कि इनका रेशियो क्या आ रहा था। तो कार्बन दोनों केस में क्या है 12-12, दैट इज फिक्स मास है किसका, ए का, है ना, कह सकते हैं आपके पास कि ए आपके पास क्या फिक्स मास में है, दैट मीन्स कार्बन आपका 12-12 है। तो इनका रेशियो देख लो आप, इसका बी और सी का क्या हो जाएगा 4:32, मतलब 1:8, क्लियर। और यदि आपसे बोला जाए कि ये जो आपके एक साथ कंबाइन हुए बी और सी, उस समय रेशियो क्या है 1:8। तो ये बोला गया है कि जब इन दोनों का हम रेशियो निकालें 1:8, तो मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, एक सिंपल मल्टीपल आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है तो एक और देख लेते हैं एग्जांपल, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको जरा। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं जरा इसी का। देखिएगा यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया कॉपर, यहाँ लिख दिया सल्फर, और यहाँ ऑक्सीजन लिख दिया। यहाँ से आपका कॉपर सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। तो अब देखो आप यहाँ पर जो आपका सल्फर है वो कॉपर के साथ कंबाइन हो रहा है, ये भी इसके साथ कंबाइन हो रहा है। तो CuS में देखिएगा परसेंटेज कितना, कॉपर कितना होता है 63.5, और सल्फर कितना हो गया 32। यहाँ देखिएगा 63.5 और ऑक्सीजन कितना हो गया 16। SO2 में देख लो आप, सल्फर कितना है 32 और ऑक्सीजन कितना है 32। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर। तो अब देखो आप, तो मतलब दोनों ही केस में 63.5 मतलब इसका मास फिक्स है, तो इनका रेशियो निकालो आप, किसका बी और सी, मतलब एस एंड ओ का। तो क्या हो जाएगा 32:16, कितना आ गया 2:1। तो ये तो तब का रेशियो है जब आपका वो फिक्स मास ऑफ ए के साथ कंबाइन है, क्लियर। अब रेशियो निकाल लो जब वो आपस में कंबाइन है, तो क्या आ रहा है 1:1। और यदि इस पूरे का रेशियो निकाल दो तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 2:1। तो सिंपल मल्टीपल आ गया, क्लियर, बात समझ में आ गई। बोले सर अब समझ में आ गया, अभी भी नहीं आया। ओके, तो अब इसका एक इलिस्ट्रेशन करते हैं, उस इलिस्ट्रेशन में आपको समझाएंगे कि कैसे हमारे पास इसको हम और फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, देखिए इधर इसका क्वेश्चन हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमने बोला कि यदि इसमें आइडेंटिफाई करना है हमको क्या कि कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, तो आप देख लो पहले कि 3 कंपाउंड दिए गए हैं, इसका मतलब आपके पास उसमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन होगा ही होगा, क्लियर। तो देख लेते हैं क्वेश्चन जरा। क्वेश्चन लिखा हुआ हमारे पास, इन अ सैंपल क्लियर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, sulfur is 94.11% in SO2, 50% oxygen and in H2O 11.11% hydrogen. Verify the law used. Clear? Verify the law used. नोट डाउन करिएगा। तो अब छोटा सा लॉजिक इसमें यूज हुआ हमारे पास, क्या यूज हुआ है हमारे पास, इसमें देख पा रहे होंगे कि टोटल जो परसेंटेज हमारे पास दिया गया है, क्लियर, किसका इसका दिया गया है। यहाँ पर आपके H2S हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर का परसेंटेज दिया गया है, SO2 में आपके पास ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया गया है, और वाटर में आपके पास हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया गया है। इतनी कंडीशन हमारे पास दी गई है। तो पहला देख लो आप, इन H2S। तो अब आप यहाँ से एक ट्रेंगल बना लो तो आपको बहुत आसान हो जाएगा आपके पास। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम ट्रेंगल बनाते हैं। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई कौन सा लॉ होगा हमारे पास, कौन सा लॉ होगा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या फिर इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। क्यों होगा, क्योंकि आपके पास 3 कंपाउंड है। तो आप तीनों का हमारे पास क्या बना लो, सर्किल H2S, और उसके बाद क्या है आपके पास
यहाँ बना लो SO2, SO2, यहाँ बना लिया आपने H2S, और यहाँ क्या बना लिया आपने H2O। तो ये क्या हो गया हमारे पास H, ये क्या हो गया SO। तो जब HO कंबाइन हो गया तो H2O, जब SO कंबाइन हो गया तो SO2, जब H और S हो गया तो क्या H2S। तो मतलब करना क्या है कि जो S और O का रेशियो है इसमें वो निकाल लो, और इसमें आपका S और O का रेशियो निकाल लो, देख लो क्या आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो देख लो जरा हमारे पास H2S में आपके पास टोटल यहाँ पर आपका कितना है 94.11% सल्फर है। देन हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 100 में सब्ट्रैक्ट करा दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5.89% हाइड्रोजन। कोई प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट वाले में देख लो आप, किसमें, इन SO2 में। SO2 तो बाद में देख लो क्योंकि वो तो एक साथ वाला है। H2O में, H2O में क्या देख रहे हो आप कि 11.11 इतना परसेंट क्या है हाइड्रोजन, क्लियर। और तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 100 में सब्ट्रैक्ट करा दो, 100 में जब सब्ट्रैक्ट करा दोगे तो आप देखो जरा क्या हो जाएगा 88.89 आई थिंक सो %, क्लियर। तो अब आप देख पा रहे हो कि इसमें हाइड्रोजन इतना है, इसमें हाइड्रोजन इतना है, तो आप फिक्स अमाउंट वाले केस में निकाल लो। बात समझ में आ रही? तो मतलब यदि इस केस में आप देखोगे तो 5.89 ग्राम ये आपके पास कितने में है, कितने के साथ कंबाइन है, इतने सल्फर के साथ। तो यदि हम बोलें कि 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने के साथ कंबाइन होगा तो क्या आंसर आ जाएगा 94.11 अपॉन 5.89। अब इसका डिवाइड करा दो आप, तो डिवाइड देख लो आप, 589 का डिवाइड करा दो 9411 में, तो ये कितना टाइम्स आएगा हमारे पास 1 टाइम्स 589, ओके 2 टाइम्स 1385 आफ्टर 853 1 कैरी कर लिया हमने। कितने टाइम्स लिया आपके पास, आई थिंक सो ओके 6 टाइम्स, ओके ये जाएगा 5 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 9 45, ओके 4 44 आफ्टर दैट 29। यहाँ से यदि आप इसको सब्ट्रैक्ट करा देते हैं तो यहाँ से देख लीजिए हमारे पास 11 9 2 2 के बाद यहाँ से 3 3 8 5 आफ्टर 8 5 3 सब्ट्रैक्ट करा दीजिए 6 11 4 7 14 9 5 0, क्लियर एग्जैक्टली हमारे पास। तो अब इसमें आप एक बार और देख लो, तो ये अप्रॉक्सीमेट 9 टाइम्स मतलब 15.9 आ गया है ना। तो 15.9 ग्राम क्या आ गया हमारे पास सल्फर। तो मतलब यहाँ पर जो 1 ग्राम है आपके पास हाइड्रोजन वो कितने के साथ करेगा 15.9 ग्राम सल्फर के साथ। अब यदि इस केस में आप देख लें H2O वाले केस में, तो यदि हम H2O वाले केस में देख लें तो जब आपके पास देखिए इधर यहाँ पर 11.11 ग्राम जो है कितने के साथ रेट कर रहा है 88.89 ग्राम क्या ऑक्सीजन, क्लियर। तो 1 ग्राम कितने के साथ करेगा 88.89 अपॉन 11.11, तो ये अप्रॉक्सीमेट रेट आ जाएगा क्योंकि देखो ना आप 8 पॉइंट ये आपका आ जाएगा हाँ 0, क्लियर 8.0 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए 8 ग्राम आ गया। तो मतलब H2S में जो रेशियो आ रहा है आपके पास यहाँ पर वो क्या आ रहा है आपके पास इसका 8 आ रहा है, और जो इसका रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास 16 आ रहा है। तो मतलब जब सल्फर और हाइड्रोजन यहाँ पर समझिएगा हमारे पास H2S में आपके पास ये जो दिया गया था आपके पास 1:16 के आसपास, 15.9 को क्या लिख सकते हैं 16, और H2O में आपके पास 1:8। SO2 में परसेंटेज निकाल लो तो देखो 50% दिया गया है, 50% सल्फर और 50% ऑक्सीजन। इसका मतलब साफ है कि 50% आपके पास सल्फर भी है 50% ऑक्सीजन, मतलब 50 ग्राम आपका सल्फर 50 ग्राम ऑक्सीजन, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:1, क्योंकि दोनों क्या है 50-50 है ना, तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास 1:1। तो वहाँ से 1 रेशियो इसमें क्या आ रहा है 1:1, इसमें क्या आ रहा है 1:16 1:8। तो मतलब आपको किसका रेशियो निकालना है कि ये तो फिक्स कर दिया आपने हाइड्रोजन, रेशियो इसका निकालना है। तो 16:8 क्या आ जाएगा हमारे पास 2:1, और उस रेशियो को इस रेशियो के साथ आपको डिवाइड कर देना है, तो क्या आंसर आ जाएगा 2:1। तो ये सिंपल रेशियो है और इसका मतलब ये आपका लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर?
बात समझ में आ रही है? तो मतलब आपको करना क्या है, इसका फिक्स अमाउंट आपको निकालना है, उसके साथ ये कितना कंबाइन हो रहा है, ये कितना कंबाइन हो रहा है, इन दोनों का रेशियो निकालिए जो इसके फिक्स अमाउंट के साथ कंबाइन हो रहा है, डिवाइड बाई जो हमारे पास SO2 में S और O का रेशियो है। क्लियर? तो क्वेश्चन दिया गया था 50% है, तो मतलब 50/50 मतलब 1:1 तो ऑलरेडी दिया गया था। बात समझ में आ रही? नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास। तो नेक्स्ट है आपके पास गेलो-साइक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। तो अब ये गेलो-साइक्स तो ऑलमोस्ट अब यहाँ पर, हाँ ये चीज़ तो बताना भूल ही गए। इसमें देखिएगा आपके पास ये जो लॉ था इसकी डिस्कवरी किसने करी थी हमारे पास? रिक्टर। क्लियर? क्या था हमारा नाम? रिक्टर, RICHTER। पहला वाला लॉ क्या था आपके पास? हमने बताया था लोमोनोसेव ने आपके पास फॉरवर्ड किया था, और हाईलाइट किसने किया था आपके पास? एंटोन लेवोजियर। दूसरा वाला क्या था आपके पास? लुइस प्राउस्ट। और तीसरा क्या था आपके पास? डाल्टन। ये क्या हो गया आपके पास? रिक्टर। अब नेक्स्ट गेलो-साइक आपके पास, वो तो पता ही है। और नेक्स्ट आपके पास ये भी आपका एमोडो एवोगैड्रो। ठीक है, क्लियर? तो अब देख लेते हैं आपके पास 5th नंबर पे गैस लॉ ऑफ गेलो-साइक्स, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अच्छा, इसी को हम बोल सकते हैं क्या? गैसियस कॉम्बिनेशन। तो लिखिएगा हमारे पास यहाँ पर एट डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए, एट डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ gaseous reactants bear a simple ratio among themselves also with the volume of product if gaseous। यदि प्रोडक्ट आपका गैसियस है तो उसके साथ भी आपका ये सिंपल रेशियो बियर करेगा। एग्जांपल देख लेते हैं पहले, उसके बाद आपके पास बात करते हैं। H2 + O2 हमने कंबाइन किया तो क्या मिल गया हमारे पास? H2O। क्लियर? तो यदि हम इसको बैलेंस कराते हैं तो हमने बोला था कि भाई यहाँ पर आप 2 करा दो, यहाँ पर आप 2 करा दो, बैलेंस रहती है। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? तो अब देखिए जरा क्या बोलेगा, एट डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यदि टेम्परेचर और प्रेशर को यदि आपका फिक्स कर दिया जाए तो जो वॉल्यूम होता है हमारे पास गैसियस रिएक्टेंट्स का, कि मतलब ये भी आपके पास गैसियस, ये भी गैसियस, और ये क्या है हमारे पास? वेपर। तो जो हमारे पास वॉल्यूम होता है किसका? गैसियस रिएक्टेंट्स का, वो आपके पास एक सिंपल रेशियो बियर करता है। मतलब यहाँ पर यदि आप देखो तो जो आपका मोलर वॉल्यूम का रेशियो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 वॉल्यूम हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 वॉल्यूम, क्योंकि जो आपके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वही तो रेशियो बताते हैं आपके पास। और क्योंकि ये भी गैसियस है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 वॉल्यूम। तो टोटल जो ओवरऑल आपके पास रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 2:1:2। यदि आपके पास एक और एग्जांपल ले लें, N2 + H2, एरो में क्या है हमारे पास? 2NH3। ये भी गैस, ये भी गैस है, और ये भी गैस। तो इसको यदि हम बैलेंस करें तो आप देख लो यहाँ पर बैलेंस है आई थिंक 3H2। तो यहाँ पर जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया? 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम। तो मतलब ये जो ओवरऑल रेशियो आ गया वो क्या आ गया? 1:3:2। बात समझ में आ रही है? तो वही कंडीशन बोली गई है कि यदि हमारे पास टेम्परेचर को हम क्या कर दें? फिक्स कर दें, प्रेशर को यदि हम फिक्स कर दें, तो जो आपके पास गैसियस रिएक्टेंट्स हैं वो जो कंबाइन हो रहे हैं तो उनका जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो एक सिंपल रेशियो क्या करेगा? बियर करेगा। बात समझ में आ रही है कि इनका जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो आपका एक सिंपल रेशियो होगा यदि आपका हमने प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। लॉजिक समझ में आ गया? तो आपके पास इसके क्वेश्चंस तो नॉर्मली हमने मोल कांस्टेंट में पढ़े हुए, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप उसको देख सकते हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो वहाँ पर आपको सारी रिएक्शंस में एग्जैक्टली आपको दिखाई दे रहा होगा, ये टेम्परेचर प्रेशर हमने कांस्टेंट कर दिया तो मतलब आपके पास उनका रेशियो क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। क्लियर? ओके, सो इतना ही था आपके पास इस लॉ में। नेक्स्ट आते हैं
एवोगैड्रो लॉ, दैट इज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। देखिएगा जरा इसमें क्या दिया गया था, सिंपल सा आपके पास हमने बताया था आपका एवोगैड्रो डिस्कवरी जिन्होंने करी थी, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। क्लियर? तो देख लीजिएगा हमारे पास एट कांस्टेंट या एट डेफिनेट कर दीजिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम of all gases contain equal number of molecules। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। कैसे इसको समझ सकते हैं? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास यदि हम यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर को क्या कर दें, सेम कर दें, वॉल्यूम भी आपके पास इक्वल कर दें, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे गैसेज में वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जैसे हमने सपोज कर ले ली नाइट्रोजन, यहाँ ले लिया हमने ऑक्सीजन, यहाँ ले लिया हमने आपके पास हाइड्रोजन, तीन अलग अलग गैसेज। टेम्परेचर हमने बोल दिया आपके पास कितना लिया गया हमने, T केल्विन। क्लियर? सारे गैसेज का। प्रेशर हमने क्या ले लिया आपके पास, हमने ले लिया 1 atm। क्लियर? उसके बाद आपके पास जो वॉल्यूम है वो हमने क्या ले लिया आपके पास, सेम 22.4 लीटर सपोज करिए हमने। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास यहाँ पर, उस सब में आपके पास मॉलिक्यूल्स कितने होंगे आपके पास, n मॉलिक्यूल्स होंगे। बात समझ में आ रही है हमारे पास कि यदि आपके पास टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, ये तीनों चीज़ें हमारे पास यदि इक्वल हैं, कहने का मतलब आपके पास जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो आपका कांस्टेंट है और वॉल्यूम क्या है उनके, इक्वल है, तो जो हमारे पास आपके पास गैसेज में मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके क्या होंगे, सेम होंगे। बात समझ में आ रही है हमारे पास? इससे एक और स्टेटमेंट आ जाता है हमारे पास, क्या, द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट नॉर्मल टेम्परेचर 273 केल्विन and normal pressure 1 atm is 22.4 liter, 22.4 मोल पर लीटर, या ये कह सकते हो 22.4 लीटर पर मोल। बात समझ में आ रही है? तो हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा हुआ था, शायद आपको मोल कॉन्सेप्ट में याद हो कि कोई भी गैस हमारे पास A to Z, कोई भी गैस यदि 22.4 लीटर है तो मतलब आपके पास उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na मॉलिक्यूल्स होंगे। फिक्स पढ़ा था हमने आपके पास कि 1 मोल का मतलब क्या होता है, Na मॉलिक्यूल्स, और Na मॉलिक्यूल्स का मतलब 22.4 लीटर। तो यदि कोई गैस आपके पास 22.4 लीटर है मतलब इक्वल वॉल्यूम्स हैं, तो इक्वल वॉल्यूम्स का मतलब साफ है कि मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे। लॉजिक समझ में आ गया आपके पास? सो आई होप ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गए होंगे लॉज जितने भी थे केमिकल कॉम्बिनेशन के, कंजर्वेशन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, गै-लुसाक और एवोगैड्रो। क्लियर? सारे लॉ आपको प्रॉपर्ली समझा दिए गए हैं, सारे एग्जाम्पल्स भी करा दिए गए हैं। उसके बाद भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। ओके।